हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम विनीत पांडे और आप देख रहे हैं 2 पाई क्लासेस। बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन को हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से सॉल्व कर रहे थे और सॉरी और लास्ट वीडियो में बच्चों हमने क्या सॉल्व किया था? लास्ट वीडियो में हमने सॉल्व किया था एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक्सरसाइज 8.3 को। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 8.4 से पहले जो आपको सैंपल प्रॉब्लम दिए हुए उनको। ओके, देखिए बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होता है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एक्सरसाइज से पहले सैंपल प्रॉब्लम भी दी रहती है, उनको जरूर सॉल्व करें। शायद आपके पास प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक हो जिसमें सैंपल प्रॉब्लम ना दिए हो। ओके, तो सैंपल प्रॉब्लम आपको जरूर सॉल्व करने हैं, वहां से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो 8.4 के सैंपल प्रॉब्लम लेते हैं जो कि बेस्ड है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के। अगर यहाँ से कोई क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आया तो वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं बच्चों। तो ये देखिए सैंपल प्रॉब्लम 1 सबसे पहले कह रहा है स्फेरिकल बलून। ठीक है, एक बलून है ऐसा स्फेरिकल शेप का, इसका रेडियस कितना है r है, एट एन एंगल सबटेंड एन एंगल थीटा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज फाई, फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून। अब देखिए बच्चों, ये जो क्वेश्चन है अगर आएगा तो लॉन्ग आंसर टाइप में आएगा। यहाँ पे डायग्राम हमने ले लिया है लेकिन आपको एग्जाम में इसका डायग्राम नहीं दिया जाएगा, तो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाता हूँ। मैं क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा और मैं आपको डायग्राम बना के यहाँ पर दिखाता जाऊंगा। देखिए सबसे पहले उसने क्या बोला, कह रहा है स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस r। ठीक, तो एक स्फेरिकल बलून है जिसका रेडियस कितना है r है, ये देखिए इस तरीके से। ठीक, ये एक स्फेरिकल बलून है जिसका रेडियस कितना है r है। ओके, तो सपोज इसका सेंटर यहां कहीं है। अब देखिए इसने क्या बोला कि स्फेरिकल बलून ऑफ रेडियस r। तो देखिए जितनी भी चीजें क्वेश्चन में दी रहती हैं वो कांस्टेंट होता है हमेशा, याद रखिएगा। यानी कि रेडियस r फिक्स है, r एक तरीके का कांस्टेंट है। जो भी चीजें गिवन होगी क्वेश्चन में उन्हीं गिवन क्वांटिटीज के टर्म्स में आपका आंसर आना चाहिए। जो भी क्वेश्चन वो पूछेगा, ठीक है, उसका आंसर दिए गए कांस्टेंट्स के टर्म में आना चाहिए। और क्या क्या दिया हुआ है, बलून का रेडियस कितना दिया हुआ है, r दिया हुआ है। ठीक, तो रेडियस कितना है यहाँ पे, r दिया हुआ है, ये गिवन क्वांटिटीज है, ये सब के सब कांस्टेंट है, फिक्स है। रेडियस कितना है, r है, सबटेंड एन एंगल थीटा एट द आई ऑफ एन ऑब्जर्वर। अब इसका क्या मतलब है, देखिए बच्चों, मान लीजिए कि ऑब्जर्वर यहां पर है, यहां कहीं। ठीक है, तो ऑब्जर्वर की आंखों पर ये जो बलून है ये कितना एंगल सबटेंड करता है, थीटा। इस बात का ये मतलब है कि आपको क्या करना है, आपको यहां पर 2 टेंजेंट्स ड्रॉ करनी है। आई रिपीट, ये बलून है और बलून से 2 टेंजेंट आएंगी। टेंजेंट पता नहीं क्या होता है, टेंजेंट ऐसी लाइन होगी जो बलून को जस्ट टच करके जाएगी। ठीक, तो 2 टेंजेंट्स आएंगी और उसकी आंखों पे लाके इस तरीके से मीट करा दीजिए। ठीक, तो इसी को हम बोलते हैं कि बलून ने इसकी आंखों पे एंगल सबटेंड किया। ओके, ये इस तरीके से। ओके, नाउ तो यहां से एक टेंजेंट लेके आएंगे, ये ऑब्जर्वर की आई है, लेट अस से यहां पर पॉइंट ए पर या कुछ भी नाम रख दो, पॉइंट ई पर इसकी आई है ऑब्जर्वर की। ओके, नाउ अब देखिए ये एक टेंजेंट आपको यहां से लेके आना है, टेंजेंट जो इस बलून को जस्ट टच करके जाएगा, और एक टेंजेंट आपको यहां से लेके आना। ठीक, ये 2 टेंजेंट्स हो गए और ये 2 टेंजेंट्स ने इस ऑब्जर्वर की आंखों पे कितना एंगल बनाया, थीटा एंगल बनाया। ओके स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में बस डायग्राम मैटर कर रहा है। एक बार आपका डायग्राम बन गया तो आपसे क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। ठीक, अब देखिए फिर इसने क्या बोला, इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ इट्स सेंटर इज फाई। मतलब समझो यहां पर इसकी आंखें, जो ऑब्जर्वर्स की आंखें यहां पर है। अब यहां से अगर वो बलून के सेंटर को देखता है, ठीक, तो ये ओ क्या है, बलून का सेंटर है। यहां से अगर वो बलून के सेंटर को देखता है तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, फाई। फिर से सुन लीजिए ध्यान से, ध्यान से बच्चे सभी सुनेंगे क्या, कि ये जो हमने ऐसे 2 टेंजेंट बनाई, ये क्या कर रहा है, ये इसकी आंखों पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है इसको बता रहा है। तो इसकी आंखों पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, थीटा। ठीक, और जब ये ऑब्जर्वर इसके सेंटर को देखता है, यहां से इसके सेंटर को देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, फाई है। इसके लिए आपको सबसे पहले हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना पड़ेगा। हॉरिजॉन्टल मतलब ये यहां कहीं ग्राउंड होगा, ऑब्जर्वर से खड़ा होगा, ग्राउंड होगा, ग्राउंड के पैरेलल आपको एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी जिसको हम हॉरिजॉन्टल बोलेंगे। ठीक, तो यहां पे देखिए ग्राउंड के पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ करी, ये इस तरीके से, ये हॉरिजॉन्टल है। अब इस बंदे ने क्या किया, इस सेंटर को देखा। लेकिन इसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। क्या, मान लीजिए कोई सर्कल है, ठीक, सर्कल है या स्फेयर है, और यहां से 2 टेंजेंट्स आ रही हैं ये ऐसे करके, ठीक, और ये सेंटर है। ठीक है, और अगर आपने ये एंगल आपको थीटा दिया हुआ है, ठीक, और अगर आपने ये वाले पॉइंट को, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन को जहां से देख रहे हैं उसको अगर सेंटर से ज्वाइन कर दिया, ठीक, तो ये जो पूरा एंगल है ना, ये जो पूरा एंगल है हाफ हाफ हो जाता है, यानी कि हो जाएगा θ/2 और ये भी कितना हो जाएगा, θ/2। अब ये होता कैसे है वो देखो, इसको पॉइंट ओ को यहां पे अगर ज्वाइन करोगे तो लेट अस से ये पॉइंट एम है,
और O को यहाँ पे ज्वाइन करोगे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, तो ये N है। याद रखिएगा ये जो रेडियस है O से M तक रेडियस और O से N तक रेडियस, रेडियस ना टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है। आई रिपीट, रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, हमेशा याद रखिएगा। ठीक, तो ये रेडियस है और ये क्या है, टेंजेंट है, तो ये एंगल आपका 90 हो जाएगा। इस बात का भी आपको बहुत ध्यान रखना है। दो बातें आपने सीखी क्या, कि यदि पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से हम सेंटर को ज्वाइन कर देंगे तो ये जितना भी एंगल है ये पूरा हाफ हाफ हो जाएगा, θ/2, θ/2 नंबर 1। और नंबर 2, यहां से अगर आप पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट को मिलाओगे, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है, जहां पे टेंजेंट इस सर्कल को या स्फीयर को मीट कर रही है, तो सेंटर से जब पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को मिलाओगे तो ये देखिए ये रेडियस हो जाएगी और रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होगी, ये 90 डिग्री होगा। इसी तरीके से ये रेडियस है और ये टेंजेंट है, ओके, और ये आपका क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये दो बातें आपको याद रखनी है, एग्जाम में इसको प्रूफ करके नहीं दिखाना है आपको, बस ये बातें आपको पता होनी चाहिए। ठीक, तो चलिए आइए यही काम हम यहाँ पर करते हैं बच्चों। तो ध्यान से चेक करिए, यहाँ पर देखिए ये है आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट, एक यहाँ पर टेंजेंट टच कर रही है। ठीक, तो इस पॉइंट का नाम मान लो हमने क्यू रख दिया, और एक यहाँ पर आपके पास पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है टेंजेंट का, ये देखिए ये दूसरा टेंजेंट है, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पी है। ठीक, इस बात का ध्यान रखेंगे। अब क्या किया उसने सेंटर को देखा। जैसे ही आप सेंटर को देखोगे, देखो मैं कलर चेंज कर दे रहा हूं ताकि आपको ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। जैसे ही ये सेंटर को देखेगा, ये इस तरीके से ऑब्जर्वर, ठीक, तो जैसे ही इसने सेंटर को देखा क्या हो जाएगा, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा, 5। तो एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से लोगे आप, ये हॉरिजॉन्टल से। तो ये देखिएगा, ध्यान से चेक करेंगे बच्चे, ये वाला जो एंगल है, ये वाला दिस मच, ये पूरा जो येलो वाला मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पूरा एंगल हो गया 5। यही तो एंगल ऑफ एलिवेशन है, ये हॉरिजॉन्टल है और ये सेंटर को देखा उसने, तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो गया, 5 हो गया। ठीक, और यहीं पर एक बात और है, कलर मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूं, आप लोग देखिए बच्चों, ये पूरा थीटा था आपका, चलिए व्हाइट से करते हैं, ये पूरा थीटा था। तो जैसे ही आपने इसको ज्वाइन किया क्या हो जाएगा, O से P को ज्वाइन करोगे तो ये 90 आपको मिलेगा। ठीक, रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती है, O से Q को ज्वाइन करोगे तो ये आपको 90 मिलेगा। रेडियस टेंजेंट पे क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। उसके बाद ये पूरा थीटा था तो ये हाफ हो जाएगा कितना, θ/2, ये लीजिए, और ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, θ/2, ये लीजिए, θ/2 हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब इन्होंने हमसे क्या बोला है, इन्होंने हमसे बोला है फाइंड द हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून, हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून, यानी कि सेंटर की हाइट कितनी है हमको निकालनी है। अब सेंटर की हाइट कहां से, तो जवाब है सेंटर की हाइट ग्राउंड से, सेंटर की हाइट ग्राउंड से। तो हमने क्या किया, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड मतलब हॉरिजॉन्टल के ऊपर। ठीक, ये देखिए, तो ये वाली हाइट आपको निकालनी है, यानी कि O से लेके लेट अस से ये वाला पॉइंट क्या है, B है, तो आपको OB की वैल्यू फाइंड करनी। OB क्या है, हाइट ऑफ द बलून है। अगर आपको दिखाना हो तो आप दिखा दोगे, हाइट ऑफ द बलून मींस हाइट ऑफ द सेंटर ऑफ द बलून। तो ये देखिए ऐसे डॉट डॉट करके, और आपने इसको बोला कि भाई ये देखिए ये ग्राउंड है, ग्राउंड या हॉरिजॉन्टल, यहां से यहां तक ये वाली हाइट आपको निकालनी, क्योंकि यही हाइट किसकी है, बलून के सेंटर की हाइट है। अब ये जो हाइट आप निकाल के इनको दोगे, ध्यान से सुनिए, तो बच्चों ये जो हाइट है ये किसके टर्म्स में आएगी, तो जवाब है ये जो हाइट है वो गिवन क्वांटिटीज के टर्म्स में आएगी, यानी कि जो हाइट है उसमें रेडियस r आना चाहिए, क्योंकि r गिवन है क्वेश्चन में, उसमें हमें थीटा भी आना चाहिए। थीटा क्या है, एंगल सबटेंडेड एट द आई ऑफ द ऑब्जर्वर, और एंगल ऑफ एलिवेशन 5 आना चाहिए। ये तीन क्वांटिटीज आपकी जरूर आनी चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो रेडियस कितना है, r है, तो O से Q तक r हो जाएगा, क्वेश्चन में दिया हुआ है, और O से P तक भी कितना हो जाएगा, r हो जाएगा। ठीक, ये हो गया। ठीक, चलिए अब देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, कुछ करना है नहीं, एक बार आप इसकी प्रैक्टिस करोगे आराम से हो जाएगा, और एग्जाम में एज इट इज सेम क्वेश्चन आ जाएगा। देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 ट्राइंगल्स चूज करने हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 ट्राइंगल्स चूज करने हैं, ध्यान से चेक करिए। देखिए ट्राइंगल OPE चूज करिए। ठीक, तो इन ट्राइंगल OPE, ट्राइंगल OPE में ध्यान से सुनिए, ट्राइंगल OPE में हम क्या करने जा रहे हैं, देखिए OPE, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो OPE में हम लगाने जा रहे हैं साइन θ/2। आई रिपीट, ये वाले एंगल के लिए लगाओगे, ये वाले एंगल के लिए, भाई चेक करो ना, ट्राइंगल OPE को देखो, बस OPE को देखो, तो ये वाला एंगल, इसके लिए अगर आप साइन लगाओगे, यानी कि साइन ऑफ व्हाट, जैसे आप साइन थीटा लगाते थे वैसे साइन θ/2 लगा दो, क्या दिक्कत है, क्योंकि ये वाला एंगल क्या है, θ/2 है ना। तो साइन θ/2, अब बताओ साइन थीटा क्या होता था, याद करो, साइन थीटा होता था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, यही होता था। तो साइन θ/2 भी क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस होगा। भाई θ/2 भी बेटा एक एंगल है ना, तो साइन कौन से 2 साइड्स का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस का। ठीक, तो θ/2 के लिए परपेंडिकुलर कौन, तो जवाब है परपेंडिकुलर, तो यही है आपका OP बाय हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस क्या है, 90 के अपोजिट वाला जो साइड है, ट्राइंगल OPE में 90 के अपोजिट वाला साइड क्या है, O से लेके E तक, OE, तो ये लीजिए OE हो गया ये। ओके,
इस तरीके से। तो अब थोड़ी सी वैल्यू यहाँ पे रख दीजिए। ओपी कितना है, ओपी जो है आपका रेडियस है आर, ठीक, ये गिवन क्वांटिटी, और ओ ई आपको नहीं पता, ओ से ई तक का लेंथ आपको नहीं पता है, ऐसे ही आप इसको रहने दीजिए, ठीक है ना। तो ये बन गई मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके नाउ अब हम सिमिलरली एक काम और करते हैं। अब आपको ट्राइंगल दिख रहा होगा, कौन सा ट्राइंगल, ओ बी ई दिख रहा है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, यस सर। देखिए ट्राइंगल ओ बी ई दिख रहा है, यस सर दिख रहा है। तो ये जो ट्राइंगल ओ बी ई दिख रहा है, मैं लिख देता हूं, इन ट्राइंगल ओ बी ई आप क्या अप्लाई करोगे, साइन फाई। ओ बी ई में ये पूरा फाई है, ये देखिए ये पूरा एंगल क्या है, फाई है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको, येलो कलर से दिखाया था मैंने आपको, ठीक, ये पूरा फाई है। तो आपने क्या लगाया, साइन फाई, साइन फाई। अब बताओ साइन क्या होता है, साइन होता है परपेंडिकुलर और हाइपो का रेशियो। तो ट्राइंगल ओ बी ई में परपेंडिकुलर और कौन है, जवाब है ओ बी, ठीक। तो ओ बी ये हो गया परपेंडिकुलर, और हाइपो क्या है, 90 के अपोजिट वाला साइड क्या होता है, हाइपो। तो 90 के अपोजिट क्या आ रहा है, ओ ई, ठीक। तो यहाँ पे हमने क्या रखा, ओ ई। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो ओ बी की वैल्यू कितनी है, ओ बी की वैल्यू एच है, यही हमको फाइंड करना है, एच भाई, हाइट ऑफ द, जितना ये एच है उतना ही तो ये ओ बी है, ओ बी इज इक्वल टू एच, ठीक। सेंटर से ग्राउंड तक की डिस्टेंस हमको निकालनी है, या सेंटर से हॉरिजॉन्टल की डिस्टेंस हमें निकालनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमें ओ बी फाइंड करना है, यानी कि हमें एच फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है हमको, एच फाइंड करना है, ओके। सो ओ बी की जगह हमने एच रख दिया, इसी को हमको फाइंड करना है। ओ ई की जगह आप क्या रखोगे, तो जवाब है ओ ई की जगह आप ओ ई रख दीजिए, इस तरीके से, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब देखिए बहुत ईजी हो गया, करना कुछ नहीं, ये ओ ई आपको प्रॉब्लम कर रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक। तो ओ ई प्रॉब्लम कर रहा है, क्यों कर रहा है, क्योंकि ओ ई की हमें वैल्यू पता नहीं है। साइन थीटा बाई 2 एक नॉन क्वांटिटी है, यस सर, क्योंकि थीटा क्वेश्चन में दिया था, तो साइन थीटा बाई 2 एक नॉन क्वांटिटी है, साइन फाई भी एक नॉन क्वांटिटी, क्योंकि फाई क्वेश्चन में दिया हुआ था, आर भी एक नॉन क्वांटिटी है, एच अननोन है, और ओ ई को हटाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो इस डायग्राम को मैं यहाँ से हटा देता हूँ और मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, ओके। तो ओके ये हट भी नहीं रहा है, चलो कोई बात नहीं, क्या कर सकते हैं, यहीं पे एडजस्ट करना होगा आपको। देखिए स्टूडेंट्स यहाँ से क्या आया है, साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू क्या है, आर बाय ओ ई, ओके। और सेकेंड इक्वेशन क्या है, साइन फाई इज इक्वल्स टू क्या आया है, एच अपॉन ओ ई। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ये फर्स्ट है सेकेंड है, ये फर्स्ट थी और ये क्या थी, सेकेंड थी। आपने कुछ नहीं करना है, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2 कर देना है, इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। क्या मैं इसको साफ साफ एक न्यू पेज पे करके दिखाऊं, ठीक है, थोड़ा सा बस हमें बैक जाना पड़ेगा, साइन थीटा बाय 2 आर बाय ओ ई, ओके। या यहीं पे कर दें, यहीं पे कर देते हैं। देखिए हम इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करते हैं, ओके। तो 1 इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2, ओके स्टूडेंट्स। क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करेंगे, ओके। तो साइन थीटा बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन फाई। टू इक्वेशंस को कैसे डिवाइड करते हैं बच्चों, जिनको नहीं पता है सुन लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड करो, फिर इक्वल लगा दो, और फिर राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से डिवाइड करो, ठीक। तो राइट हैंड साइड में क्या है, आर बाय ओ ई, फिर डिवाइडेड बाय सेकंड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, एच बाय ओ ई, एच बाय ओ ई। समझ में आया, कुछ नहीं करना है, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड कर दिया, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, साइन थीटा बाय 2 बाय साइन फाई इज इक्वल्स टू आर बाय ओ ई बाय एच बाय ओ ई। अब ओ ई से ओ ई यहाँ कट जाएगा, और नेक्स्ट स्टेप में देखिए लेफ्ट हैंड साइड साइन थीटा बाय 2 बाय साइन फाई इज इक्वल्स टू, ऊपर बच गया आर, नीचे बच गया एच, ओके। सो यहां से हो गया आर बाय एच, ये लीजिए, क्या दिक्कत है। अब साइन थीटा बाय 2 एक नॉन क्वांटिटी है, साइन फाई एक नॉन क्वांटिटी है, आर नॉन क्वांटिटी, एच की वैल्यू निकालनी है। तो अब बताओ आप एच की वैल्यू कैसे निकालोगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, एच इंटू, ये देखिए एच आएगा इधर मल्टीप्लाई करेगा, आर आएगा इधर करेगा, तो एच इंटू क्या हो जाएगा, साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू आर इंटू साइन फाई, आर इंटू साइन फाई, ओके स्टूडेंट्स, ऐसा हो गया, ठीक है। नाउ अब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो h इंटू, ये इक्वेशन में सॉल्व करता हूं, देखिए h इंटू साइन थीटा बाय 2 कितना है, h इंटू साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू क्या था, h इंटू साइन थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू r इंटू साइन फाई था, ओके, इज इक्वल्स टू r इंटू साइन फाई था, ये ऐसे था, यस सर। अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, h में ये साइन थीटा बाय 2 मल्टीप्लाई में,
उधर जाएगा तो डिवाइड करेगा। अब कुछ बच्चे पता है क्या सोचेंगे, कुछ बच्चे यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहे होंगे h इंटू साइन थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू r इंटू साइन 5 में उन्होंने क्या किया, ये वाला 2 कह रहे सर डिवाइड में, उधर जाके मल्टीप्लाई कर दिया है ना, यही किया है। ठीक, इस 2 को सोच रहे हो आप, उधर चला जाएगा 2r साइन 5 हो जाएगा। रॉन्ग सोच रहे हो आप, ये साइन का एंगल है बेटा पूरा, ये साइन का क्या है, एंगल है पूरा, ये साइन का एंगल है और ये पूरी अपने आप में एक वैल्यू होती है। ठीक, तो एंगल में अगर कोई नंबर डिनोमिनेटर में दिखाई पड़ा वो थोड़ा ना चला गया, एंगल तो पूरा थीटा बाय 2 है, थीटा बाय 2 का क्या 2, थीटा बाय 2 का, थीटा बाय 2 का जो 2 है वो क्या थीटा को छोड़ के उधर चला जाएगा क्या, नहीं। ओके, अच्छा एक बात बताओ, मान लो कहीं क्वेश्चन आ रहा है साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू एक्स, ठीक, तो क्या ये 30 को इधर भेज देते हो क्या, ऐसा कुछ करते हो क्या, है ना, ऐसा कुछ तो नहीं करते हो। ठीक, तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, साइन के साथ जो कुछ भी लिखा है वो एंगल है और एंगल से कोई भी छेड़छाड़ हमें नहीं करनी है। ठीक, तो ये एक रॉन्ग मेथड था, ऐसा आपको कुछ नहीं करना है। ठीक, अगर आपको उधर भेजना है तो आप पूरे साइन थीटा बाय 2 को भेजोगे, ठीक है ना। तो साइन थीटा बाय 2 को भेजने के लिए क्या किया, एच में मल्टीप्लाई साइन थीटा बाय 2, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो हो जाएगा एच इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या था r इंटू साइन 5, ओके, अपॉन में ये क्या आ जाएगा पूरा साइन थीटा बाय 2 नीचे आ गया। ठीक, ऐसा आ गया। ठीक, अब इसको आप क्या लिख सकते हो, h इज इक्वल्स टू r इंटू साइन 5, ओके। अब ध्यान दे बच्चे, इंटू में क्या किया हमने 1 अपॉन साइन थीटा बाय 2 लिख दिया, क्यों, क्योंकि r साइन 5 इंटू 1 r साइन 5 हो जाएगा, नीचे क्या बचेगा साइन थीटा बाय 2, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, अब ये पूरा क्या हो गया, सुनिए हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि भाई कॉसेक थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा, यस सर, ओके। देखिए 1 अपॉन साइन थीटा ये क्या होता है आपका कॉसेक थीटा, यस और नो, ओके। तो बच्चों अगर 1 अपॉन साइन थीटा बाय 2 ले लें हम तो कोई प्रॉब्लम है क्या, भाई एंगल तो एंगल है ना, एंगल कुछ भी हो जाए, एंगल थीटा बाय 2 हो गया तो क्या दिक्कत है, 1 अपॉन साइन थीटा बाय 2 क्या हो जाएगा बताइए, कॉसेक थीटा बाय 2, ये लीजिए क्या दिक्कत है। ठीक, तो नेक्स्ट स्टेप में हमने यही किया क्या कि r इंटू, देख लो r इंटू साइन 5 तो ऐसे ही रहेगा, ठीक, r इंटू साइन 5 तो ऐसे रहेगा, इंटू में 1 अपॉन साइन थीटा बाय 2 को क्या लिखोगे, ये देखिए 1 बाय साइन थीटा बाय 2 को क्या लिखोगे, कॉसेक थीटा बाय 2, ओके। तो आपकी जो बलून की सेंटर की हाइट है ग्राउंड से वो कितनी आ गई, ये आ गई r इंटू साइन 5 इंटू कॉसेक थीटा बाय 2, या आपको किसी किसी बुक में मिलेगा r इंटू कॉसेक पहले लिखा होगा, कॉसेक थीटा बाय 2 इंटू साइन 5, कैसे भी आप आंसर लिख सकते हो, ओके, ऐसे या ऐसे, ओके। ये चीज हो गई, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। अब देखो जो हाइट है वो रेडियस के टर्म में, थीटा के टर्म में और फाई के टर्म्स में आ चुका है। आपको क्वेश्चन में 3 क्वांटिटीज दी थी, फाई, थीटा और आर, तो एच की वैल्यूज फाई, थीटा और आर के टर्म्स में आ जाएगी, ओके स्टूडेंट्स। अब इसको करने का एक और तरीका था, ठीक है ना, इतना कॉपी कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करने का एक और तरीका था। अब जिन बच्चों ने पीछे स्क्रीनशॉट नहीं लिया है या कुछ नोट करना है तो नोट कर लो, मैं हट जाता हूँ पहले थोड़ा सा, ओके। इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, वीडियो इसको रिवर्स करके देखिए, इस क्वेश्चन को सीख लीजिए, ओके। नेक्स्ट देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिया। अब देखो, अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर क्या करना है आपको, अगर ये वाले स्टेप से आपको नहीं समझ में आता है, ठीक, ये देखिए, तो आप एक और काम कर सकते हो, यहां पर h इंटू, अब ध्यान दो साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ये भी आपने पढ़ा है कि साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा, और अगर थीटा बाय 2 हो जाए तो यहाँ पे भी थीटा बाय 2 हो जाएगा, ठीक। तो यानी कि ये जो साइन थीटा बाय 2 लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा बाय 2, ओके, इज इक्वल्स टू r इंटू साइन 5। अब ध्यान से सुनो, इसमें हम क्या करेंगे, बोथ साइड कॉसेक थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमने क्या किया, राइट में भी कॉसेक थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई किया और हमने लेफ्ट में भी कॉसेक थीटा बाय 2 से मल्टीप्लाई किया,
ऐसा करने से cosec थीटा बाय 2 cosec थीटा बाय 2 कट हो जाएगा, h इंटू 1 h हो जाएगा इज इक्वल्स टू r इंटू साइन फाइव इंटू कॉसेक थीटा बाय 2 आ जाएगा। आंसर आपका वही आएगा, करने के अलग अलग तरीके हैं, ठीक है। या आप एक काम और कर सकते थे, जब आप यहां तक पहुंच गए थे h इंटू 1 अपॉन कॉसेक थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू में क्या था r साइन फाइव, फिर आप नेक्स्ट स्टेप में डायरेक्टली करते, ये देखिए ये 1 अपॉन में ये पूरा डिनोमिनेटर में यहाँ डिवाइड कर रहा है तो उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई कर देगा, और h इंटू 1 h हो जाएगा लेफ्ट में, और राइट में r साइन फाइव ओके इंटू ये देखिए कॉसेक थीटा बाय 2 इधर डिवाइड में था उधर जाके मल्टीप्लाई कर देगा तो ये हो जाएगा कॉसेक थीटा बाय 2। तो इतने सारे तरीके जैसे आपको सॉल्व करना है, जैसे पसंद है आपको कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 2 ले, सैंपल प्रॉब्लम 2 लेते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में। फ्रॉम अ बलून वर्टिकली अबव अ स्ट्रेट रोड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स एट एन इंस्टेंट आर फाउंड टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब देखो बच्चों, इसका डायग्राम, मेन डायग्राम, अगर डायग्राम आपने बना लिया तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए कह रहा फ्रॉम अ बलून वर्टिकली अबव अ स्ट्रेट रोड, ओके सो ये एक स्ट्रेट रोड है और इससे वर्टिकली अबव यहाँ बलून है, ये देखिए ये बलून है, पॉइंट बी पर क्या है बलून है, यहाँ पर बलून है। ओके नाउ अब इस नाम से क्या बोला है कि द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स एट इंस्टेंट आर फाउंड टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। अब देखो बताना मैं आपको ये चाहता हूँ, सबसे पहले पिक्चर क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर कोई डायग्राम आप बना रहे हैं ऐसे करके, ठीक, अभी मैं एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, चलो मैं एंगल ऑफ एलिवेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक। तो ध्यान से चेक करिए, मान लीजिए एक कार यहां पर है एक कार यहां पर है, ठीक, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, बताइए कौन सा एंगल बड़ा होगा। तो जवाब है जो एंगल इस हाइट के पास होगा ये बड़ा होता है हमेशा, और ये छोटा होता है, जो दूर होगा वो छोटा वाला एंगल और जो पास होगा वो ये वाली जो हाइट होती है ना, ऐसे करके हाइट होती है, ये बड़ा होता है, और जो जितने दूर चले जाओगे तो ये एंगल छोटा होता चला जाता है, ठीक। हालांकि ये एंगल ऑफ एलिवेशन है, मतलब यहां से खड़े होकर देखोगे बलून को और एक बार यहां से खड़े होकर देखोगे बलून को, ठीक। तो देखो पास से देखोगे, देखो पहले दूर से देखोगे तो आराम से देखोगे ऐसे। एंगल ऑफ रोटेशन, ये आपकी गर्दन ऐसे, ये सिर्फ सोचने का तरीका, आपकी गर्दन ऐसे कम घूमती है, एकदम गुब्बारे के पास आ जाओगे फिर देखोगे ये ऐसे घुमाना पड़ेगा, ज्यादा एंगल घुमाना पड़ेगा आपको, ज्यादा एंगल ऑफ रोटेशन करना पड़ेगा, ऐसे करके आप फील कर सकते हो, ठीक। मतलब समझो कभी भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि दो एंगल बन रहे हो, ठीक है, तो जो पास वाला एंगल आएगा वो हमेशा बड़ा आता है और दूर वाला आता है वो छोटा आता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पे इन्होंने जो क्वेश्चन हमें दिया था 60 और 45, इसका मतलब पास वाला एंगल 60 होना चाहिए, दूर वाला होना चाहिए 45, ठीक है। जब भूल जाओगे कि कैसे डायग्राम बनाना है तो एक बिल्डिंग के पास आके खड़े हो जाना, सोचना उस बिल्डिंग के टॉप को देखना, दूर से देखोगे टॉप को तो ज्यादा गर्दन नहीं उठानी पड़ेगी, आराम से टॉप को देख लोगे, बिल्डिंग के बहुत पास आ जाओगे फिर टॉप को देखना पड़ेगा तो ये ऐसे करना पड़ेगा, एंगल ऑफ रोटेशन ज्यादा, ठीक, याद रखिएगा। इस तरीके से हम सोचते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में। और जब एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में यदि आप सोच लो तो यहां से देखिए, यहाँ पे जहां पे बलून है या जो भी टॉप है बिल्डिंग का, यहां से एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करो, हॉरिजॉन्टल का मतलब ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करो, और अब आप ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल का कॉन्सेप्ट लगा लो। ये अगर 60 है तो ये कितना हो जाएगा 60, ये 45 है तो ऑल्टरनेट से ये कितना हो जाएगा 45, ठीक है। अब कुछ बच्चों को अगर ये ना समझ में आया तो बात ही अलग है, ये देखिए ये इसके पैरेलल है, ठीक, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, ये देखिए ये ऐसे पैरेलल है और ये क्या है ट्रांसवर्सल, तो ये अगर 60 तो कितना हो जाएगा 60। इसी तरीके से ये वाली इसके पैरेलल है और यहां से जब इसको ज्वाइन किया तो ये अगर 45 है तो ये कितना होगा 45 ही तो होगा, ठीक। तो इस तरीके से ओके स्टूडेंट्स। अब देखो ये मैंने आपको रफ वर्क में चीटिंग करवा दी है, क्या करवा दी है चीटिंग, ताकि आप इसके डायग्राम को आराम से बना पाओ, क्योंकि कुछ बच्चे ऊपर से नहीं सोच पाते, एंगल ऑफ डिप्रेशन के बारे में नहीं सोच पाते हैं, कोई बात नहीं, आप एंगल ऑफ एलिवेशन के बारे में सोचो, ठीक। तो एक पॉइंट यहां पे चूज कर लो और एक पॉइंट यहां पे चूज कर लो, ठीक। सपोज यहां पर एक कार है और एक कार यहां पर है सी पॉइंट पे, ठीक, और ये वाला पॉइंट डी है, इसको इससे ज्वाइन कर दो, ये ऐसे, ठीक, ये ऐसे। अब एग्जामिनर को थोड़ी ना पता कि आपने डायग्राम में एंगल ऑफ एलिवेशन पहले बनाया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, उससे मतलब नहीं, पहले एंगल ऑफ एलिवेशन बना लो आप, फिर एंगल ऑफ डिप्रेशन बाद में बना लेना, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो पास वाला एंगल ज्यादा और दूर वाला एंगल कम, ठीक। अब क्या करेंगे, यहां से ग्राउंड के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये ऐसे, ये लीजिए, अब कुछ नहीं करना है, ये अगर 60 है तो ऑल्टरनेट से ये पूरा कितना हो जाएगा 60, ठीक। उसके बाद ये अगर 45 है तो ऑल्टरनेट से ये कितना हो जाएगा 45। ओके स्टूडेंट्स, तो ऐसे करके एग्जामिनर को भी समझ में आ जाएगा कि ऊपर वाला एंगल आपने पहले बनाया और नीचे वाले आपने बाद में बनाया है, ठीक। अब आइए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो आई थिंक डायग्राम आपको बनाना आ गया होगा, डायग्राम ही मेन होता है बच्चों, ठीक है, बाकी सारा तो आप कर लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है कि फ्रॉम अ बलून वर्टिकली अबव अ स्ट्रेट रोड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू कार्स आर
एट एन इंस्टेंट आर फाउंड टू बी 45 डिग्री एंड 60 डिग्री इफ द कार आर 100 मीटर अपार्ट। मतलब जब यहां से किसी ने दोनों कार को दिखा, एक कार पॉइंट ए पे और दूसरी कार कहां पर है, सी पॉइंट पर है, दोनों कार के बीच का डिस्टेंस कितना है, 100 मीटर। चेक कर लो, इफ द कार्स आर 100 मीटर अपार्ट, तो ये फर्स्ट कार है, ये सेकंड कार है, इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 100 मीटर, ये लीजिए। ठीक, ये हो गया आपका 100 मीटर। ठीक, अब इसने हमसे क्या बोला, फाइंड द हाइट ऑफ द बलून। तो बलून की हाइट कहाँ है, पॉइंट बी पे बलून है और ये ग्राउंड है, ग्राउंड से बलून की हाइट ये 90 डिग्री और ये हाइट है। ठीक, तो ये एच की वैल्यू आपको निकालनी है, ये वाली हाइट आपको निकालनी है। ठीक, अब सुनिए हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई लेट सी से लेके डी तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, एक्स है, मान लो सी से डी तक का डिस्टेंस एक्स मान लो, और एक्स का इस क्वेश्चन में कोई रोल नहीं है, बस हमने माना है। हमें काम किससे, एच से, हमें एच की वैल्यू निकालनी, एक्स की नहीं निकालनी है ना, इसलिए मैंने येलो कलर से बना दिया एक्स को, एक्स की वैल्यू नहीं निकालनी, एच की निकालनी, यानी कि एक्स को किसी तरीके से हटाना पड़ेगा, आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा। ठीक, अब सुनो यहां पर देखिए कितने अननोन्स है, एक तो एच है एक एक्स है, हालांकि एक्स नहीं निकालना है बट कोई बात नहीं, एक एच है एक एक्स है। ठीक, तो कितनी इक्वेशन बननी चाहिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था, एक्स और वाई में 2 इक्वेशंस बनेगी तभी एक्स और वाई की वैल्यू आएगी। इसी तरीके से यहां पर एक्स की जगह एक्स है, वाई की जगह क्या है, एच है, तो एक्स और एच में 2 इक्वेशंस बननी चाहिए। अब 2 इक्वेशन बनाने के लिए 2 ट्राइंगल लेने पड़ेंगे, कौन कौन से, एक बार हमने लिया ट्राइंगल बी डी सी, तो इन ट्राइंगल बी डी सी हमने लगाया tan 60, tan 60, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये वाले ट्राइंगल में tan 60 ये हो गया, देखिए परपेंडिकुलर h और बेस कितना हो गया x, तो यहां से आ जाएगा h बाय x आ गया। ओके स्टूडेंट्स, इतना सभी बच्चों को पता है। अब ध्यान दे बच्चे, tan 60 कितना होता है, √3, तो tan 60 की जगह √3 रखा इज इक्वल्स टू h बाय x रखा। अब देखो यहां से x की वैल्यू निकाल लो, क्यों निकाल लो अभी मैं आपको बता रहा हूं, x इधर आ जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, तो x कितना आ गया, h बाय √3। ओके, ये आपका x आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आपका x आ चुका है, ठीक है ना, x इज इक्वल्स टू कितना आ गया, h बाय √3 आ गया। ओके स्टूडेंट्स, ये आ चुका है आपका, इसको आपने बनाया इक्वेशन नंबर 1, इतना कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स। फिर मैं आपको दूसरा ट्राइंगल लेके दिखाता हूँ, कॉपी कर लीजिए, कर लिया, ये निकालना आता है ना, x इधर आ जाएगा, √3 इधर आ जाएगा, दोनों की पोजीशंस चेंज हो जाएंगी, इसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दिया हमने। ठीक, ये इधर आएगा ये इधर आएगा। ठीक, x इज इक्वल टू h बाय √3। चलो अब x की वैल्यू आपने h के टर्म्स में निकाल ली, अब आप दूसरा ट्राइंगल चूज करो, कौन सा, अब आप ट्राइंगल चूज करो BDA। ठीक, तो आपने ट्राइंगल लिया कौन सा, इन ट्राइंगल BDA। जब आप BDA लोगे बच्चों, पूरा ध्यान से चेक करिए, BDA पूरा लोगे तो ये 45 है, तो tan 45 लगा दीजिए इसमें। ठीक, तो tan 45, अब बताओ tan 45 क्या होगा, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये वाले ट्राइंगल में परपेंडिकुलर कितना है, h है। ठीक, और बेस कितना है, बेस कितना है बच्चों, ध्यान देंगे जरा, बेस है a से लेके d तक, अब a से लेके d तक कितना हो जाएगा, यहां से यहां तक 100, भाई चेक करो ना, ये वाले ट्राइंगल में ये परपेंडिकुलर है और ये पूरा बेस। ठीक, तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, तो tan 45 परपेंडिकुलर बाय बेस, और बेस कितना है, यहां से यहां तक 100 है, क्योंकि दोनों कार के बीच का डिस्टेंस 100 था और यहां से यहां तक x माना है, तो टोटल a से d तक कितना हो जाएगा, 100 प्लस x मीटर, ये लीजिए, तो बेस कितना रखेंगे, 100 प्लस x। ओके, तो यहां से हमने रखा 100 प्लस x रखा। ओके, ये ऐसा आ गया। नाउ tan 45 कितना होता है, 1, तो यहाँ पे हो गया 1 h बाय 100 प्लस x। अब ये आके इधर मल्टीप्लाई कर देगा 1 में, तो 100 प्लस x, या फिर आप इसको इधर भेजो इसको इधर भेज दो, तो ऐसे भी सोच लो आप, 100 प्लस x बराबर h बाय 1, लो क्या दिक्कत है, जैसे लास्ट टाइम किया था, 1 इधर ये इधर। अब यहां से क्या आ जाएगा, 100 प्लस x इज इक्वल्स टू h बाय 1 कितना होता है, h होता है, h को 1 से डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करोगे तो वही आता है, तो h बाय 1 भी 1 हो जाएगा, h बाय 1 भी h हो जाएगा। ठीक, अब यहां से भी x निकाल लो, तो x आप निकालोगे तो क्या आ जाएगा, h और 100 उधर जाएगा, तो h माइनस 100 हो गया, ये लीजिए। अब अपने दिमाग में रख के चलना कि ऐसा हम कर क्यों रहे हैं, बार बार हम x की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं, अभी मैं आपको बताता हूँ। x इज इक्वल्स टू h माइनस 100 आ गया। ठीक, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। ओके स्टूडेंट्स, नोट करिए, फिर मैं आपको आगे बताता हूं कि बार बार हम h की वैल्यू क्यों निकाल रहे हैं। निकाल लीजिए फटाफट, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लीजिए, कर लिया। अब देखिए बच्चों, x की वैल्यू मैं इसलिए निकाल रहा हूं बार बार, क्योंकि x से मुझे कोई मतलब तो है नहीं, तो मैं x की वैल्यू h के टर्म्स में निकाल रहा हूं। ठीक, ताकि मुझे h की वैल्यू मिल जाए। देखो कैसे, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। ठीक, एक इक्वेशन के अगर लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होते हैं तो उसके राइट हैंड साइड भी इक्वल होते हैं, ये सुनो। ठीक, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2
चेक करिए बच्चों, दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, ये भी x है ये भी x है, तो दो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो दोनों के राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगे, ऑब्वियसली भाई लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होगा, ठीक। तो यानी कि फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड इक्वल है, यानी कि h/√3 इज इक्वल्स टू h - 100, ओके। तो h/√3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, h - 100, ये ऐसा आ गया, ठीक। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाओ और √3 इधर डिवाइड में, उधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप एक काम कर सकते हो, h/√3 इज इक्वल्स टू h - 100। अब हम क्या करेंगे, √3 से हमने लेफ्ट में मल्टीप्लाई किया और √3 से हमने राइट में मल्टीप्लाई किया, इससे क्या होगा, √3 से √3 कट जाएगा और यहाँ से आपके पास लेफ्ट में बचेगा h इज इक्वल्स टू, अब ये √3 अंदर जाएगा तो √3 इंटू h, h√3 हो जाएगा, √3 इंटू h, h√3 और माइनस √3 इंटू 100, ये हो जाएगा 100√3, ओके स्टूडेंट्स, ऐसा हो गया, ठीक है। इतना कॉपी करिए क्योंकि मुझे थोड़ी सी जगह चाहिए, कॉपी कर लीजिए स्टूडेंट्स, वीडियो पॉज करके कॉपी कर लें बच्चे, सभी कर लिया। अब मैं इसको आगे आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है अब आपको, ओके नाउ देखिए ध्यान से चेक करेंगे बच्चे सभी, ये वाला इधर आएगा नेगेटिव वाला, तो क्या हो जाएगा लेफ्ट में आके पॉजिटिव, है ना, 100√3 इधर पॉजिटिव आ गया। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिएगा, ये वाला h√3 बच्चों इधर ही हमने कॉपी कर लिया और ये वाला जो h है इसको इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो h इधर पॉजिटिव है उधर जाके नेगेटिव हो जाएगा, ये लीजिए हो गया, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत, ठीक। -100√3 को लेफ्ट में ले आए और उसी टाइम h को इधर भेज दिया, तो -100√3 लेफ्ट में आया तो +100√3 और ये h√3 राइट में था और ये वाला h उधर गया तो -h हो गया। अब यहाँ से हम h कॉमन ले सकते हैं, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 100√3 इज इक्वल्स टू h, अगर हमने कॉमन लिया फर्स्ट टर्म में h√3 था तो √3 बचेगा, माइनस यहाँ से h चला गया तो 1 बचेगा, ये ऐसे हो गया, ठीक है, ओके। नाउ स्टूडेंट्स अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिवाइडिंग बाय देखिए ये h में √3 - 1 पूरा डिवाइड मल्टीप्लाई कर रहा है, इसको हटाने के लिए भाई h को फ्री करना है, इसको हटाने के लिए या तो इस पूरे को ले जाओ इधर डिवाइड कर दो, या तो आप अपनी कॉपी में लिखो क्या, डिवाइडिंग बाय √3 - 1 ऑन बोथ साइड क्या किया हमने, देखिए 100√3 इज इक्वल्स टू h इंटू √3 - 1 ऐसा था, तो हमने क्या किया, लेफ्ट में भी हमने √3 - 1 से डिवाइड किया और राइट में भी हमने √3 - 1 से डिवाइड किया। इससे क्या फायदा है, ये इससे कट जाएगा, जिसको डायरेक्ट आता है डायरेक्ट कर लो, ये इधर नीचे डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक। तो h की वैल्यू क्या आ गई, h इज इक्वल्स टू दिस मच, यानी कि h इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 100√3 बाय √3 - 1, ठीक है। लेकिन रुको, ये आपका फाइनल आंसर नहीं है, क्यों नहीं है फाइनल आंसर, क्योंकि बच्चों यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है वो इरेशनल है, √3 - 1, इसको रेशनलाइज करेंगे, ओके। तो इतना कॉपी करिए, मैं आपको रेशनलाइज करके दिखाता हूँ, इसको कॉपी कर लीजिए। अब देखिए कैसे रेशनलाइज करेंगे स्टूडेंट्स, कैसे रेशनलाइज करेंगे इसको ध्यान दें। यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या दिखाई पड़ रहा है आपको, √3 - 1, तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं नोट, h इज इक्वल्स टू 100√3 बाय √3 - 1, तो इसको रेशनलाइज करने के लिए √3 - 1 का रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या होगा, √3 + 1, तो हमने क्या किया, √3 + 1 से न्यूमरेटर में और √3 + 1 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, h इज इक्वल्स टू ये 100√3 इंटू में ये ब्रैकेट में √3 + 1, ओके, डिवाइडेड बाय, अब ध्यान दें ये a - b इंटू a + b क्या होता है, a² - b², ओके। ये देखिए ये √3 - 1 इंटू √3 + 1 है ना, a - b इंटू a + b, a² - b² यानी कि √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3 और -1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 कितना आ जाएगा 2, ठीक। तो नीचे कितना आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके a - b a + b से 2 आ जाएगा, ठीक। अब 2 1 = 2 और 2 50 टाइम्स जाएगा तो 100 आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से आ गया h इज इक्वल्स टू 50√3 इन द ब्रैकेट क्या हो जाएगा, √3 + 1 मीटर्स, ओके। अब इसको थोड़ा सा अगर आपको और सिंप्लीफाई करना है तो आप एक काम कर सकते हो बच्चों, ये देखिए h इज इक्वल्स टू ये 50 को ऐसे ही रहने दो और √3 बाहर है, इसको अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर दो, तो √3 इंटू √3 3 और प्लस √3 इंटू 1 √3, ये लीजिए। तो आपकी हाइट कितनी आ गई,
हाइट आ गई आपकी 50 इन द ब्रैकेट 3 प्लस रूट 3, या किसी किसी बुक में आपको ऐसा मिलेगा 50 इन द ब्रैकेट रूट 3 को पहले इन्होंने लिखा होगा और प्लस 3, उससे फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है ना, आंसर सेम ही है। ठीक, ये ऐसा आ गया। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये तो आंसर आपका आ गया 50 इन द ब्रैकेट, हाइट कितनी है 50 इन द ब्रैकेट रूट 3 प्लस 3 मीटर्स। ठीक, नोट करिए फिर मैं आपको बताता हूँ, नोट कर लीजिए। अब देखिए कभी कभी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपको क्या बोलता है, फाइंड द हाइट ऑफ द बलून, या हाइट ऑफ द जो भी है पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन जहां से देख रहा है, ये जो हाइट है, ठीक, फाइंड द हाइट ऑफ द बलून अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अगर डेसिमल प्लेस अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक वैल्यू उसकी निकालनी है, तब कैसे करेंगे, ध्यान से चेक करिए। तब हम एक काम करते हैं, इसमें रूट 3 की वैल्यू रख देंगे। ओके, और रूट 3 की वैल्यू कितनी होती है, रूट 3 की जब डेसिमल में बोलेगा तभी आपको रूट 3 की वैल्यू रखनी है 1.732। देखिए दो तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, या तो आपको बोलेगा कि फाइंड द हाइट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस ऐसे, या इन फाइंड द आंसर इन द डेसिमल ऐसे करके बोल देगा। तो आप 2 डेसिमल तक कर दो, 1 डेसिमल तक कर दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर उसने बोल दिया अप टू 2 डेसिमल, तो जनरली वो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक ही पूछता है। ठीक, तो अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आपको निकाल के देना है, नंबर 1। कभी कभी वो ऐसा कुछ नहीं बोलता है, वो सीधे आपको एग्जाम में रूट 3 की वैल्यू दे देगा क्वेश्चन में ही। वो आपको मैं दिखाता हूं, ये देखिए बच्चों, जैसे क्वेश्चन था, ठीक, तो कहां चला गया क्वेश्चन हम लोग का, देखिए देखिए कभी कभी क्या करेगा वो, आपको क्वेश्चन में ही बच्चों, यहाँ क्वेश्चन में ही आपको रूट 3 की वैल्यू साइड में दे देगा ऐसे। तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि आपको आंसर किस में लेके आना है, डेसिमल में। अभी बताओ, अगर आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर ओपन करोगे तो ये आंसर आपका डेसिमल में नहीं है, क्योंकि उसने कहीं रूट 3 की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई थी, लेकिन दे देगा तो आपको निकालना है। ठीक है ना, तो चलिए अब निकालना है, तो हम आपको थोड़ा सा निकाल के दिखाते हैं कि वैल्यू कितनी आ रही है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो। सो h इज इक्वल्स टू कितना आया है 50 इन द ब्रैकेट 3 और प्लस रूट 3 की वैल्यू 1.732 दे देगा एग्जाम में। ठीक, और यहां से h इज इक्वल्स टू 50 इंटू ब्रैकेट में 3 प्लस 1.732 कितना होगा 4.732। अब कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 को इससे पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। सो 4.732 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10, 1 5 3 15 प्लस 1 16, 5 7 35 प्लस 1 36, 3 5 4 20 प्लस 3 23, पीछे से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल 1 2 3 यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब क्योंकि चलो देखते हैं, एक चीज़ और है, ध्यान दो जरा, मल्टीप्लाई करने से पहले एक चीज़ और ध्यान रखना। देखो यहाँ क्या था, एक्चुअल में 50 था, क्या था यहाँ 50 था, ठीक है ना। तो यहाँ अगर 50 होता तो यहाँ एक जीरो और आ जाता। अब पीछे से 3 डिजिट छोड़ के डेसिमल यहाँ पे, ये देखिए, तो ये आंसर आता कितना 236.600, लास्ट वाला जीरो हटा दो यहाँ से, तो 236.60 मीटर, ये डेसिमल के 2 प्लेसेस तक करेक्ट आंसर है हाइट ऑफ द बलून। ओके, तो इस तरीके से डेसिमल में भी आंसर आप निकाल सकते हो, नोट कर लीजिए। नाउ स्टूडेंट्स, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में लेते हैं सैंपल प्रॉब्लम 3। ये क्लाउड वाले क्वेश्चंस होते हैं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में दिए, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी आ चुके हैं। ठीक, अब एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं आया है, वहां पे फाइंड करने के लिए कुछ ना कुछ बोला गया है, लेकिन यहाँ पर सारा जो आंसर है वो फाई और थीटा के टर्म्स में निकाल के हमको देना है। मेन होता है इसका डायग्राम। ठीक है, तो डायग्राम देखिए कैसे इसका ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले आपका एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्या आपने फिजिक्स में प्लेन मिरर के बारे में पढ़ा होगा। तो ये देखिए एक प्लेन मिरर है इस तरीके से, ठीक, और प्लेन मिरर से ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पे होता है, ये ऑब्जेक्ट है, अगर ये यहां से x डिस्टेंस पे, कितने पे x पे, तो इस ऑब्जेक्ट का जो रिफ्लेक्शन इमेज है, ये देखिए प्लेन मिरर में ये इतने ही डिस्टेंस पे बनता है इमेज, ये देखिए यहां पर। ठीक, अगर ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सरफेस से x डिस्टेंस पर है, तो प्लेन मिरर के सरफेस से x डिस्टेंस पर ही उसकी इमेज होगी, ये देखिए। तो ये मिरर है, मिरर से जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट होगा उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी। एक तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक, ये क्लियर है तो ये सवाल आराम से हो जाएगा। आइए मैं आपको दिखाता हूं कैसे। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम h मीटर्स अबव द सरफेस ऑफ अ लेक इज थीटा। ओके, तो एक सरफेस ऑफ द लेक है, ये देखिए, ये मैंने बनाया सरफेस ऑफ द लेक। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या है आपका सरफेस ऑफ द लेक, ये लीजिए, और ये सब पानी ऐसे भरा हुआ है इसमें। ठीक, ये लेक है,
ये पानी भर लेते हैं ऐसे, ये लीजिए, ठीक। अब ये जो ऊपर आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है, ये क्या है, सरफेस ऑफ द लेक है, मतलब जो टॉप वाला लेयर है ये सरफेस ऑफ द लेक है। और इन्होंने हमसे क्या बोला क्वेश्चन में, इन्होंने हमसे बोला कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव। अब मान लो यहाँ क्लाउड है, ये वाले पॉइंट पे क्या है, क्लाउड है, ठीक, ये वाले पॉइंट पे क्या है, क्लाउड है, ओके, पॉइंट सी पे क्लाउड है, और हमें क्या करना है, h मीटर अबव जाना है सरफेस ऑफ द लेक से। तो ये सरफेस ऑफ द लेक है, ठीक, यहां से h मीटर अबव जाओ, ऊपर जाओ, ये लीजिए h मीटर अबव चले गए, ठीक। तो ये h मीटर हम अबव चले गए, ये वाला पॉइंट A है, ठीक, और ये वाला पॉइंट क्या है, B है, ठीक। तो सरफेस ऑफ द लेक पे ये पॉइंट B लाई कर रहा है, याद रखिएगा। और इससे h मीटर ऊपर जाओगे, ये h मीटर है A से B तक, और यहां से जब आप क्लाउड को देखते हो, ठीक, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, थीटा है। पढ़ लो, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव द सरफेस ऑफ द लेक इज थीटा। अब एक काम करो, सबसे पहले आप यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, कहां पर, सरफेस ऑफ द लेक पर, ओके। ये सरफेस ऑफ द लेक है, मैं दिखा दे रहा हूँ, ये जो मैंने डार्क कर दिया, ये क्या है, सरफेस ऑफ द लेक है। ब्लू कलर से कर दें, चलो ब्लू कलर से कर दे रहे हैं, ये सरफेस ऑफ द लेक है, ठीक, ये ऐसा, ओके। नाउ अब ध्यान से समझिए, हमने क्या किया, हमने यहां से इस क्लाउड को देखना है और एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना है। तो सबसे पहले हमें एक हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करना होगा, हॉरिजॉन्टल मतलब सरफेस ऑफ द लेक के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ करनी होगी। तो ये यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। अब यहां से जब आप क्लाउड को देखोगे, देखिए ये सरफेस ऑफ द लेक है, यहां से h मीटर ऊपर आके क्लाउड को देखोगे, ये इस तरीके से, तो एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, थीटा। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, थीटा, जो कि हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है इस तरीके से। हॉरिजॉन्टल क्या होता है, कुछ नहीं, सरफेस के पैरेलल जो लाइन ड्रॉ होती है उसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं। तो ये हॉरिजॉन्टल है, ठीक, ये हो गया। अब ये वाले पॉइंट का कुछ ना कुछ नाम रख दो, मान लो इसका नाम मैंने m रखा, और ये वाला पॉइंट बच्चों कुछ ना कुछ मान लो मैंने इसका नाम n रखा, ठीक। अब देखो a से b तक जितना है उतना ही m से n तक होगा, तो m से n तक h हो जाएगा, ये सुनो, अंदर लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। m से n तक कितना हो गया, h हो गया, ठीक। अब सुनिए, अब क्वेश्चन में बाद में पढ़ूंगा, पहले मुझे ये बताओ कि C से N तक ये क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। भाई ये जो सरफेस ऑफ द लेक है ये कैसा बिहेव करेगा, प्लेन मिरर जैसा। आई रिपीट, जैसे मैंने आपको प्लेन मिरर के बारे में बताया था ना, कि प्लेन मिरर के सरफेस से ऑब्जेक्ट जितना डिस्टेंस पे उतने ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगी, यही कॉन्सेप्ट आपको यहां पर लगाना है। क्या, सरफेस ऑफ द लेक से ऑब्जेक्ट यानी कि क्लाउड जितना दूर है उतना ही डिस्टेंस पे इमेज बनेगा लेक के अंदर, किसका, क्लाउड का इमेज, ओके। यानी कि ये C से N तक जितना भी है, ओके, ये C से N तक जितना भी है, मान लो ये कितना है, C से M है मान लो। इन्होंने पहले देखो पूछा क्या है, कह रहा है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक इज h, ओके। तो ध्यान से जरा चेक करिए, अबव द लेक इज h इंटू दिस, ओके ओके ओके। तो ये देखो यहां से यहां तक ये कैपिटल H हमने इसको अज्यूम कर लिया, ये हमको निकालना है। इस कैपिटल H की वैल्यू हमको फाइंड करनी है। ये क्या है, ये है हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेक। ये लेक है और लेक से ये क्लाउड की हाइट है। अब सुनो, ये लेक कैसा बिहेव कर रहा है, मिरर जैसा, और यहां से यहां तक जितना ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, क्लाउड के ऑब्जेक्ट है उतना ही इमेज डिस्टेंस होगा, यानी कि जितना Cn है उतना ही, ये देखो इमेज इसकी यहां कहीं बनेगी, इसका जो रिफ्लेक्शन है, तो ये Cn जितना है उतना ही क्या हो जाएगा आपका Ni। ये I का मतलब यहां इमेज बन रहा है। कॉन्सेप्ट समझ में आया, ये सुनो, कॉन्सेप्ट समझ में आया, ठीक, ओके। तो ये प्लेन मिरर, यहां से यहां तक जितना डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का उतना ही डिस्टेंस इमेज का। तो यहां से यहां तक अगर कैपिटल H आपने अज्यूम किया है, जो कि आपको निकालना है, तो ये भी क्या हो जाएगा, कैपिटल H हो जाएगा, ठीक। अब क्वेश्चन में वापस चलते हैं। कह रहा है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट h मीटर अबव द सरफेस ऑफ द लेक इज थीटा एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स रिफ्लेक्शन इन द लेक इज फाई, ठीक। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन किसका, क्लाउड के रिफ्लेक्शन का, मतलब ये जो क्लाउड की इमेज बनी हुई है इसका जब एंगल ऑफ डिप्रेशन देखोगे यहीं से h मीटर अबव द लेक से, तो ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ये वाला एंगल, ये कितना है, फाई है। ये कितना है, फाई। भाई चेक करो ना, यहां से देखोगे इसको इमेज को, तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना है, फाई है, ओके। तो ये आपका डायग्राम है। अब कह रहा है कि प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक इज स्मॉल h इन द ब्रैकेट tan phi प्लस tan थीटा बाय tan phi माइनस tan थीटा। मेरी बात ध्यान सुनेंगे बच्चे सभी, ये वाला जो h है, ये h इस फंक्शन में मल्टीप्लाई कर रहा है और ये h क्वेश्चन में गिवन है।
एच एक नंबर है, एच एक कांस्टेंट है, याद रखिएगा। जो जो क्वेश्चन में गिवन है वो सब कांस्टेंट है, एच कांस्टेंट है, थीटा कांस्टेंट है, फाई कांस्टेंट है, ठीक। क्योंकि उसने बोला था कि सरफेस ऑफ द लेक से एच मीटर ऊपर जाके हम क्लाउड को देखते हैं, ठीक है ना। तो आपको एक्चुअल में प्रूफ क्या करना है, आपको प्रूफ करना है कि भाई कैपिटल एच बराबर स्मॉल एच इन द ब्रैकेट tan फाई प्लस tan थीटा बाय tan फाई माइनस tan थीटा, ये चीज आपको लेके आनी है, ठीक। चलिए अब इसको करना है, स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब ध्यान से चेक करो बच्चों, ये पूरा अगर कैपिटल एच है और ये पूरा अगर स्मॉल एच है तो सी से एम तक कितना बचेगा, सी से एम तक कितना बचेगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बचेगा कि नहीं बचेगा, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच, ये हो गया, ये लीजिए सी से एम तक। भाई पूरा एच है और ये स्मॉल एच है, तो कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच कितना हो जाएगा, एच माइनस एच, ठीक। अब हमने क्या किया सबसे, अच्छा एक चीज और ध्यान दीजिएगा जरा, ये b से लेके n तक इसको आप कुछ ना कुछ अज्यूम कर लो। लेट अस से आपने इसको x अज्यूम कर लिया, कितना x, ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ये x है, ठीक। तो ये भी आपका कितना हो जाएगा x, ठीक। अब हम ट्राइंगल CMA में इन ट्राइंगल CMA में दिख रहा होगा, ये CMA में हमने लगाया tan थीटा। क्यों लगाया, क्योंकि हिंट दिया हुआ है वहां पे, देखिए tan थीटा, ठीक। tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ठीक। तो tan थीटा परपेंडिकुलर कितना है, C से M तक, यानी कि h माइनस एच, ठीक, h माइनस एच बाय परपेंडिकुलर बाय बेस, बेस कितना है x है, बेस कितना है x है। मेरी बात ध्यान सुनो, x को इधर ले आओ, tan थीटा को इधर ले आओ, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h माइनस एच बाय tan थीटा। अब कुछ लोग सोचेंगे कि सर आपने x की वैल्यू क्यों निकाल ली, देखो x की वैल्यू मैंने इसलिए निकाल ली क्योंकि x का इस क्वेश्चन में कुछ लेना देना है नहीं, x तो हमें निकालना भी नहीं है, तो हम x को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। तो x को हम उन क्वांटिटीज के टर्म्स में लाने की कोशिश करेंगे जो क्वांटिटी या तो दी है क्वेश्चन में गिवन है, या तो जिनको हमको फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, हमने x की वैल्यू निकाली कैपिटल H जो कि फाइंड करना है उसके टर्म्स में, और स्मॉल h जो कि क्वेश्चन में गिवन है, और थीटा जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो स्मॉल x की वैल्यू हमने कैपिटल H, स्मॉल h और tan थीटा के टर्म्स में हमने निकाल के रख ली, ठीक। तो इस तरीके से स्मॉल x की जो वैल्यू आई है हम कहीं इसको नोट कर लेते हैं। ओके, तो हमने क्या किया, x की वैल्यू निकाली, कितनी आ गई हमारी, कैपिटल H माइनस स्मॉल h डिवाइडेड बाय कितना आ गया, tan थीटा आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप लोग कॉपी कर लीजिए, इतना आई थिंक आप कर सकते हो। अब मैं लूंगा दूसरा ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, ध्यान से चेक करिए बच्चों, ट्राइंगल AMI, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे 90 डिग्री होगा, ठीक। तो ट्राइंगल AMI में देखिए, ओके, सो इन ट्राइंगल AMI, अब AMI क्यों चूज किया, क्योंकि मुझे tan फाई को भी किसी तरीके से इंट्रोड्यूस करना है, ठीक। तो ये वाले ट्राइंगल में ये देखिए फाई है, ठीक, ये फाई है, तो tan फाई जब आप लगाओगे, ध्यान से चेक करिए, जब आपने tan फाई लगाया, tan क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, ओके। तो ये देखिए tan फाई के लिए परपेंडिकुलर कौन, देखो ये फाई है, 90 के अपोजिट, तो ये हाइपो हो गया। अब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा कहां से कहां तक, M से लेके आई तक परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा बेस। पीछे से खड़े होके देखो ना, ट्राइंगल ऐसा है, ये देखो ऐसा ट्राइंगल है ना, ये फाई है, तो यहां से खड़े होके देखोगे ना, तो ये बेस हो जाएगा और ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा, बेस। तो यही बात तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ क्या, कि tan फाई इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक, M से लेके I तक, ठीक। MI हो गया परपेंडिकुलर, और बेस कितना हो गया, बेस तो आपको दिख रहा है A से लेके M तक, ठीक। नाउ स्टूडेंट्स, अब MI की वैल्यू कैसे आ जाएगी, ठीक, इसको मैं आपको अलग से करके दिखाता हूँ, यहाँ कहीं देखिए, MI इज इक्वल्स टू, डायग्राम देखते रहिएगा, कि M से I तक कितना हो जाएगा, MN और प्लस NI, ओके। नाउ तो यहां से हो जाएगा MI इज इक्वल्स टू MN कितना होता है, स्मॉल h और प्लस NI, ये N से I तक कितना होगा, कैपिटल H, ये लीजिए, ठीक। तो MI की वैल्यू क्या हो गई, MI की वैल्यू हो गई स्मॉल h और प्लस कैपिटल H होल डिवाइडेड बाय AM, ओके। नाउ अब ध्यान दो जरा, ये A से लेके M तक कितना है, x है, तो AM कितना हो गया, x हो गया,
ठीक, तो यहां से अगर आप देखोगे सो tan फाइव इज इक्वल्स टू कितना आ गया, h प्लस कैपिटल H बाय x। ओके, अब ये वाले x को इधर भेजो, tan फाइव को इधर भेज दो, तो x बराबर कितना आ जाएगा, स्मॉल h प्लस कैपिटल H बाय tan फाइव। ओके स्टूडेंट्स, ये आ गया, ठीक है ना। इस तरीके से आपने क्या किया, आपने x की वैल्यू एक बार फिर से निकाल ली। तो ये इक्वेशन नंबर 1 था, ये इक्वेशन नंबर 1 में इस x की वैल्यू h माइनस एच बाय टेन थीटा आई थी, और इस बार h प्लस एच बाय टेन फाइव आ गई है, ठीक है ना। ओके, अगर कुछ लोग कंफ्यूज हो तो ये h कैपिटल H माइनस एच लिखा हुआ है अपॉन में टेन थीटा। ओके, अब x की वैल्यू एक बार फिर से आ गई, इसको हम कहीं नोट कर लेते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे नोट कर लेते हैं, x इज इक्वल्स टू कितना है, स्मॉल h प्लस कैपिटल H बाय टेन फाइव। ओके, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2, मान लो ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। अब सुनो, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में इतना कॉपी कर लो, पहले इतना कॉपी कर लीजिए बच्चों, कॉपी कर लीजिए फटाफट, कॉपी कर लिया। चलो अब देखिए, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, इसलिए दोनों के राइट हैंड साइड भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यस सर, इक्वल होंगे। ओके, देख लीजिए ना, इक्वेशन 1 में भी लेफ्ट में x है, इक्वेशन 2 में भी लेफ्ट में x है, तो दोनों के भाई दो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल होंगे। यस सर, तो इसका राइट हैंड साइड क्या है, फ्रॉम, हमने लिखा अपनी कॉपी में, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, फर्स्ट इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है, h माइनस एच बाय टेन थीटा बाय टेन थीटा। अब ये इक्वल हो जाएगा किसके, सेकंड इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है, h प्लस h बाय टेन फाइव। समझ गए ना, दो इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो उनके राइट हैंड साइड को हमने क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। अब इस इक्वेशन में अननोन कौन है, कैपिटल H। हमको कैपिटल H की वैल्यू निकालनी थी, मैंने आपको बताया था, ठीक, कि ये क्लाउड सरफेस से कितने डिस्टेंस पर है, कितनी हाइट पर है, ठीक। तो कैपिटल H की वैल्यू, कैपिटल H अननोन है, उसको निकालना है, तो बस कोई दिक्कत नहीं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो। ये देखिए, यहाँ ब्रैकेट लगाओ, यहाँ ब्रैकेट लगाओ, इसको इससे करो, यानी क्या हो जाएगा, टेन फाइव इंटू कैपिटल H माइनस स्मॉल h इज इक्वल्स टू, फिर इसको इससे करेंगे भाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, फिर इक्वल लगा के इसको इससे करो, यानी कि tan थीटा इंटू इन द ब्रैकेट h प्लस कैपिटल H, इसको इससे इक्वल टू इसको इसको इससे। ओके, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये h मल्टीप्लाई करेगा tan फाइव में, यहाँ हो जाएगा tan फाइव इंटू h, यानी कि h tan फाइव, h tan फाइव, फिर माइनस h इंटू tan फाइव, ये tan फाइव यहाँ मल्टीप्लाई करेगा tan फाइव इंटू h, यानी कि h इंटू tan फाइव इज इक्वल्स टू tan थीटा अंदर जाएगा, tan थीटा इंटू h क्या हो जाएगा, h स्मॉल h tan थीटा और प्लस tan थीटा इंटू कैपिटल H, तो कैपिटल H इंटू tan थीटा हो गया। अब सुनिए मेरी बात ध्यान से, ध्यान से बच्चों, एक काम करते हैं, क्या जो अननोन है जिसमें उसको पास पास लेके आते हैं, जैसे कि कैपिटल H tan फाइव और कैपिटल H tan थीटा, दोनों में कैपिटल H है, इसको पास पास ले आओ, कैसे, h इंटू tan फाइव, ये हो गया, ठीक। इसको देखो, और ये राइट में था तो लेफ्ट में आ जाएगा, तो माइनस, देखिए h tan थीटा था, लेफ्ट में आएगा, ये वाला प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, तो माइनस h tan थीटा इज इक्वल्स टू में क्या बचा हुआ है, ये बचा है h इंटू tan थीटा तो बचा हुआ है, और ध्यान देंगे थोड़ा सा, माइनस h tan फाइव को राइट में ले जाओगे तो प्लस h tan फाइव हो जाएगा, ठीक, कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ये ऐसे ही रहा। इसको h tan, कैपिटल H tan थीटा को लेफ्ट में लेके आया तो माइनस हो गया, फिर इक्वल लगाया, स्मॉल h tan थीटा ऐसे ही था, और माइनस h tan फाइव को राइट में ले गए तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब एक ब्रैकेट यहाँ लगाओगे और एक ब्रैकेट आप यहाँ लगाओगे। ओके स्टूडेंट्स, करिए इतना, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। नाउ स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे देखो, यहाँ लेफ्ट में फर्स्ट टर्म में भी कैपिटल H है, सेकंड टर्म में भी h कॉमन हो जाएगा, तो कैपिटल H कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या बचेगा, tan फाइव माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू, राइट हैंड साइड भी यही है, फर्स्ट टर्म में स्मॉल h, सेकंड टर्म में स्मॉल h कॉमन, ब्रैकेट में क्या बचेगा, tan थीटा और प्लस tan फाइव, ये हो गया। ओके, नाउ अब ओके, नाउ, ओहो भाई, चलो ये लगा है ग्रीन कलर का, लगा रहने दो, ये हट नहीं रहा है ना, क्या भाई, हाँ चलो,
अब देखो बच्चों यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, ध्यान से चेक करो, ये कैपिटल एच में ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड कर देगा कि नहीं कर देगा ना। तो अगर फिर भी आपको भरोसा नहीं तो आप क्या लिखोगे अपनी कॉपी में, डिवाइडिंग बाय tan फाई माइनस tan थीटा ऑन बोथ साइड, ठीक। तो कैसे करेंगे, देखो क्या था, h इंटू इन द ब्रैकेट tan फाई माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू स्मॉल h इन द ब्रैकेट tan थीटा प्लस tan फाई। हमने क्या करना है, हमने बोथ साइड, लेफ्ट हैंड साइड भी tan फाई माइनस tan थीटा से डिवाइड कर दिया और राइट हैंड साइड भी हमने tan फाई माइनस tan थीटा से डिवाइड कर दिया। ओके, ये कट जाएगा tan फाई माइनस tan थीटा और हमारे पास आ जाएगा कैपिटल H, लेफ्ट में कैपिटल H इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पे देखो जरा, ये क्या है, स्मॉल h इंटू नीचे tan फाई पहले आ रहा है तो इसको भी अरेंज कर सकते हो आप, tan फाई प्लस tan थीटा लिख सकते हो भाई, tan थीटा प्लस tan फाई बोलो या tan फाई प्लस tan थीटा बोलो, बात क्या है, सेम है। तो हमने ऊपर लिखा, इसको रीअरेंज किया ऊपर वाले को, tan फाई और प्लस tan थीटा और डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा, tan फाई माइनस tan थीटा, ये लीजिए, ठीक। कैपिटल H बराबर क्या आ गया, स्मॉल h इन द ब्रैकेट tan फाई प्लस tan थीटा बाय tan फाई माइनस tan थीटा, ठीक। ये देखिए, यही उसने बोला था, प्रूव दैट द हाइट ऑफ द क्लाउड अबव द लेक इज h, और कुछ बच्चे ये h को इग्नोर कर देते हैं, भूल जाते हैं, ये h क्वेश्चन में गिवन है भाई, आपको h इंटू इतना निकालना है, तो h इंटू इतना हमने हाइट इस तरीके से निकाली। और एक बात बताऊं, आपको टेंशन ही नहीं लेना है, एग्जाम में वो दे हाइट निकालो, मतलब हाइट आपको दे मैच कराना नहीं कराना है, मतलब आंसर यहाँ तो आंसर मैच हो गया, ठीक है। मान लो आपको यही क्वेश्चन उसने डायरेक्ट दे दिया एग्जाम में, सारी कंडीशंस दी और प्रूव नहीं बोला, उसने बोला फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड, तो हाइट ऑफ द क्लाउड इतनी अपने आप आ जाएगी, बस जो प्रोसेस मैंने फॉलो किया है वो प्रोसेस आपको फॉलो करना है, अपने आप आपका कैपिटल H का वैल्यू आ जाएगा, आपको टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल ईजी है। अगर आप इसको रिवर्स करके एक बार देखोगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो, वैसे तो बहुत ईजी क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में आते हैं क्लाउड वाले, इसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नाउ स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.4 का सॉल्यूशन एंड स्क्रीन पे आ रहा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।